Accounting entries. Accounting entries. Entry number 1. Purchases of assets. सबसे पहली चीज है, जब हमने असेट को क्या किया, परचेस किया, तो असेट को परचेस करने की एंट्री है असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। हमने जैसे असेट खरीदी तो असेट खरीदने की एंट्री हमारी नॉर्मल एंट्री हो गई। डेप्रीसिएशन ऑन असेट। अब हम इस असेट पर क्या लगाएंगे, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन के लिए हमने क्या खोला हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो ये हमारा डेप्रीसिएशन एक नए अकाउंट में चला गया, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। एंट्री नंबर 3। ट्रांसफर ऑफ डेप्रीसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रीसिएशन का खर्चा अल्टीमेटली हमारा P&L में चला जाएगा। तो एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ये लीजिए। तो ये तो 3 हमारी नॉर्मल एंट्रियां हो गई। अब बात आती है जब हम असेट को बेचेंगे तो क्या होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले जो बेसिक अकाउंटिंग करनी है कि मैंने असेट की अकाउंटिंग के लिए असेट को मेंटेन किया है और डेप्रीसिएशन के लिए मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन किया है। जो असेट बेचूंगा उस असेट की वैल्यू और उसका डेप्रीसिएशन एक नए अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो सुनना, एट द टाइम ऑफ सेल, cost of asset sold, at the time of sale cost of asset sold will be transferred to asset disposal account। लीजिए, जब एक असेट बेचूंगा तो जो असेट बेची उसकी कॉस्ट को उठाओ और असेट डिस्पोजल में डाल दो।
तो असेट दूसरी जगह जा रही है, तो असेट की वैल्यू तो कम कर दो उस अकाउंट से और एक नया अकाउंट क्रिएट कर दो। सर ये डिस्पोजल का मतलब ऐसे सेल ही हो गया ना? हाँ जी, असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अब मैंने जो असेट बेची उसकी कॉस्ट को मैंने असेट डिस्पोजल में डाल दिया। इन द सेम मैनर जो असेट बेची उसका आज तक का जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो भी असेट डिस्पोजल में डाल दूंगा। लिखो एट द टाइम ऑफ सेल accumulated depreciation on assets sold, accumulated depreciation on assets sold will be transferred to asset disposal account। ये लीजिए, समझ रहे हैं आप बात को? दो स्पेसिफिक एंट्रियां होनी है, एक जो असेट बेची उसकी कॉस्ट को ट्रांसफर करूंगा और जो असेट बेची उसका जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है वो भी असेट डिस्पोजल में डाल दूंगा। तो प्रोविजन के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, प्रोविजन से कुछ चीज उठा रहा हूं तो प्रोविजन को डेबिट करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों होगा? प्रोविजन के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं। अब आप क्रेडिट Yes, sir. कोई आइटम विड्रॉ कर रहे हो तो क्रेडिट बैलेंस को कम करना पड़ेगा, यस सर। तो इसलिए उसको मैं डेबिट कर दूंगा। तो इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि वहां से मैंने कुछ अमाउंट विथड्रॉ करके कहीं और ट्रांसफर कर दिया है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल। सर इन दोनों एंटर को एक साथ भी कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, कैसे होंगी? दो अलग अलग अकाउंट है तो दो अलग अलग। हाँ वैसे आप एंट्रियां एक साथ भी कर सकते हो कि असेट एक साथ कैसे करोगे? अलग अलग एंट्री ही तो है ये, एक बार असेट डिस्पोजल डेबिट है एक बार क्रेडिट है। यस सर, यस सर। और वैसे भी ये समझो दोनों अलग अलग नेचर के अकाउंट है ना, तो अलग अलग ही करो, ज्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, अब समझना, अब असेट डिस्पोजल में कॉस्ट भी आ गई और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ गया, तो मुझे WDV पता लग गई। अब बेचने की एंट्री डाल दो बस, ये लो। एंट्री फॉर सेल ऑफ असेट। अब हम अल्टीमेटली एंट्री डाल देंगे एंट्री फॉर सेल ऑफ असेट। बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, यहां तो आ जाएगी आपके पास उस असेट की सेल वैल्यू कि जितना पैसा आपको मिला वो लिख दिया। टू असेट डिस्पोजल अकाउंट। असेट डिस्पोजल अकाउंट, यहां पर उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी,
यहां पर उसकी बुक वैल्यू आ गई। अब सेल वैल्यू और बुक वैल्यू का जो डिफरेंस है, और बुक वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो भी डिफरेंस बचा, यदि वो लॉस है, कॉस्ट में से क्या माइनस करने के बाद, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, हाँ जी, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, वो बुक वैल्यू बचती है। उस बुक वैल्यू को सेल वैल्यू से कंपेयर कर लो। अगर नुकसान है तो ये हो जाएगा लॉस ऑन सेल, और अगर फायदा है तो टू क्रेडिट डेवलपमेंट। ये आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी ये लीजिए, ये अकाउंटिंग हो गई आपकी। तो एंट्री फॉर सेल ऑफ असेट हो जाएगी। बस बेसिकली एसेट डिस्पोजल में यही हो रहा है, बस असेट की जगह हम एक अकाउंटिंग, एक नए अकाउंट खोलकर कर रहे हैं, जिस अकाउंट को हम नाम दे रहे हैं असेट डिस्पोजल अकाउंट। कि भाई हाँ, असेट डिस्पोजल अकाउंट में इस तरह से हमारी अकाउंटिंग हो जाएगी। बताइए, क्लियर है बिल्कुल ये पॉइंट? अब तेरे वो नोट कर ले। हाँ बिल्कुल, लिखो, ये लो। हो गया सर। चलिएगा, देखिए, अब मैं आपको कुछ और मेथड्स भी बता रहा हूं जिनसे हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं। हालांकि इसके क्वेश्चंस नहीं दिए हुए होते हैं, बट दीज आर ऑल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अमाउंट। तो लिखेंगे some other methods for calculating depreciation. Some other methods for calculating depreciation. Method 1, depletion method. देखिए, मैंने आपको बताया है कि डिप्लेशन जनरली उन असेट के लिए यूज होता है जो कि वेस्टिंग असेट्स होती हैं। यानी जैसे जैसे आप वहां से अपनी असेट को यूज लेते जाओगे, कुछ एक्सट्रैक्शन करते जाओगे, कुछ उसमें से आप प्रोडक्शन करते जाओगे, वैसे वैसे वो असेट खाली होती जाती हैं। जिसका मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया था माइंस और ऑयल फील्ड्स। मान लीजिए आपके पास एक कोल माइन है, समझ रहे हैं? अब उस कोल माइन से आप जैसे जैसे कोल एक्सट्रैक्ट करोगे, वो असेट वेस्ट होती जाएगी। वेस्ट का मतलब खाली होती जाएगी। तो ऐसी असेट्स के लिए हम जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन काम में लेते हैं, उसे कहते हैं डिप्लेशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सर कोल माइंस के अलावा भी अपन कोई दूसरा गोल मान सकते हैं कि सर एग्जांपल? ऑयल फील्ड्स, तेल के कुएं, गोल्ड माइंस, बहुत सारी माइंस होती हैं कई तरह की।
जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जहां से हमें नेचर की वजह से कोई चीज मिल रही है, हम उसको लेते जाएंगे तो वो कभी अनलिमिटेड नहीं होती, वो खत्म होती जाती है और उसके बाद वो खाली हो जाती है. दिस मेथड इज यूज्ड ऑन vesting assets such as mines, ऑयल वेल्स यानी जो तेल के कुएं हैं, एक्सेट्रा. इनके लिए ये मेथड काम में लिया जाता है. अंडरलाइन कर लेना कि भैया ये मेथड किन असेट पर यूज होता है, ऑब्जेक्टिव में बनते हैं ये. ठीक है, कि वेस्टिंग असेट पर दो तरीके से बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. डिप्लेशन मेथड विल बी यूज्ड ऑन, किस असेट पर ये मेथड यूज होता है. या दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वेस्टिंग असेट्स पर डेप्रीसिएशन निकालने का मेथड क्या है. तो दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. चलिए, हाउ टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन. अब हम इस मेथड में डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा. टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल आउट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड. ये हमारे पास डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने का मेथड आ गया, तरीका आ गया कि डेप्रीसिएशन निकालूंगा अगर मैं मेथड नंबर 1 को यूज करके. चलिएगा, अब जरा इसको अपन एक बार एग्जांपल से समझते हैं. देखो, मेरी बात को सुनना. ये एक पर्सन है मिस्टर ए. ठीक है, इस मिस्टर ए ने क्या किया है, एक कोल माइंस खरीदी है. ये जो मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए ने एक कोल माइंस, ठीक है, ध्यान से सुनना बिल्कुल. मिस्टर ए का ये एक्सपेक्टेशन है कि भैया इस कोल माइन से 10,000 टन कोल निकल जाएगा. मिस्टर ए ने ये ली है, मान लीजिए 1 अगस्त 2020 पर. क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से सुनना. 1/8/2020 को मिस्टर ए ने एक कोल माइन ली है, जिस कोल माइन में एक्सपेक्टेशन है
कि 10,000 टन कोल का प्रोडक्शन हो सकता है, और इस कोल माइन को आपने लिया है कॉस्ट 1 करोड़ में। 1 करोड़ में आपने क्या किया, इस कोल माइन को लिया जिस पर एक्सपेक्टेशन है कि 10,000 टन कोल का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, आपको स्क्रैप दे रखी है ₹1,20,000। बाद में आप इस कोल माइन को वापस कर दोगे, जब आप खत्म हो गया माइन, आप अपने साथ तो ले जाओगे नहीं, तो आपको 1,20,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। अब सुनना, मिस्टर ए का जो अकाउंटिंग ईयर एंडेड है, ईयर एंडेड 31 मार्च 21, कोल रेज्ड 2,000 टन। 20-21 का जो ईयर था, इस 20-21 के ईयर के दौरान आपने 2,000 टन कोयला एक्सट्रैक्ट कर लिया वहां से। टोटल कोयला कितना मिलने वाला था आपको? 10,000 टन। उसके लिए आपने इतना खर्चा किया। अब आप इस साल उसमें से 2,000 टन कोल एक्सट्रैक्ट कर चुके हो, तो अब आपको निकालना है कि आपका डेप्रीसिएशन का अमाउंट कितना बना। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो डेप्रीसिएशन निकालना है और 2021। मैं एक बहुत सिंपल सी बात करता हूं, समझना। मैंने इस कोल माइन को लेने में खर्चा कितना किया? 1 करोड़। जब मैं इस कोल माइन को वापस दूंगा तो 1,20 मुझे वापस मिल जाएगा, तो वो 1,20 तो मेरा खर्चा हुआ ही नहीं ना। आप समझ रहे हो? आज 1 करोड़ दिए, उसमें से 1,20,000 मुझे वापस मिल जाएगा, ये हटा दो। इसका मतलब बताओ मेरी इफेक्टिव कॉस्ट समझ में आ गई कितनी लगी? आप समझ रहे हो? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, आज मैं आपको 10,000 रुपए देता हूं और आपसे एक असेट खरीद रहा हूं। कुछ समय यूज करने के बाद ये असेट मैं आपको वापस कर दूंगा और आप मुझे उसमें से 2,000 रुपए वापस कर दोगे। मैंने 10,000 दिए थे, 2,000 आप मुझे लौटा दोगे, तो मेरी एक्चुअल मेरा जो खर्चा हुआ वो 8,000 ही बोलूंगा। यस सर। ये लीजिए। अब बताओ जब ये खर्चा करोगे तो कितने टन कोयला मिल जाएगा? सर 10,000। 10,000 टन। डिवाइड कर दिया 10,000 से। इसका मतलब मुझे ये पता लग गया हर 1 टन कोयला की कॉस्ट क्या आएगी। बोलो, पता लग गया कि नहीं लग गया? यस सर। यस सर। अगर मैंने टोटल कॉस्ट को टोटल एस्टिमेटेड आउटपुट से डिवाइड किया तो मुझे पर टन की कॉस्ट पता लग गई। अब इस बार मैंने कितना एक्सट्रैक्ट कर लिया, कितनी एसेट खाली हो गई मेरी? 2,000 टन। तो उस खर्चे को मैं एज अ डेप्रीसिएशन अपनी बुक्स में चार्ज कर दूंगा। फिर 2,000 वाला बताओ ना एक बार। भाई ये पर टन आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब मैं बोल रहा हूं अगर पर टन मेरा इतना खर्चा हुआ तो मैंने इस 10,000 में से इस बार कितने टन माल निकाल लिया? 2,000। तो 2,000 का खर्चा निकाल लो। अगले साल मान लो आपने फिर 2,500 निकाला तो 2,500 का खर्चा निकाल लो। भाई मुझे ये तो पता है कि ये कॉस्ट 10,000 टन की कॉस्ट है, तो मैंने पहले कॉस्ट को पर टन पर ले लिया और फिर मैं जितना जितना कोयला निकालता जाऊंगा उतना उतना डेप्रीसिएशन चार्ज करता जाऊंगा।
सर 1976000। 19 लाख 19,76,000 आ गया सर। ये लीजिए, ये तो सर ये 1 साल का डेप्रिसिएशन है क्या? हाँ जी बिल्कुल। कॉस्ट भी तो 1 करोड़ थी आपकी, आपने खर्चा भी तो कितना किया था, 1 करोड़ किया था, तो आपको इतना डेप्रिसिएशन इस साल अलाउ हो जाएगा। क्योंकि देखो आपको मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट डे ऑफ द क्लास, डेप्रिसिएशन इज ओनली द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट। बेसिकली डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं होता, मैं डेप्रिसिएशन का पैसा किसी को देता नहीं हूं। डेप्रिसिएशन केवल ये बताता है कि जो असेट मैंने ली है उस असेट पर मैं उसकी कॉस्ट को एलोकेट कर रहा हूं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि अगर मैं इस असेट को 5 साल तक यूज करूंगा तो एक तरह से हर साल मैंने इसका एक बेनिफिट उठा लिया कि भैया 10 लाख रुपए की असेट खरीदी, 5 साल यूज किया, तो इसका मतलब हर साल 2-2 लाख का एक बेनिफिट ले लिया। तो वो 2-2 लाख का बेनिफिट जो मैं क्लेम कर रहा हूं वो क्लेम मेरा एक खर्चा है, जिसको हम कहते हैं एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। चलें आगे। यस सर। यस सर। हाँ जी, सुनना वापस से मेरी बात को। मेथड नंबर सेकंड हो जाएगा सर मेथड। हाँ जी, मेथड नंबर 2। और वो हमारे पास है, लिखो मशीन आर रेट मेथड। सर ये जो आप मेथड वगैरह करा रहे हो उनके भी आते हैं क्वेश्चन? देखिए मैंने आपको क्या बोला, आपके बेसिकली स्टडी मटेरियल में ये मेथड्स दिए हुए हैं, इसलिए मैं इनका डिस्कशन कर रहा हूं। हो सकता है कल को कोई छोटा मोटा डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आपके पास इनका आ जाए, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इनका क्वेश्चन नहीं आएगा हमारे पास, बिल्कुल आ सकता है, इसलिए हमें तैयार रहना है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी। ओके सर। और जिस तरह के आएंगे मैं आपको उसी तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे करवा भी रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास मेथड है मशीन आर रेट मेथड। चलिए this method is applicable, sorry, on plant and machinery। जनरली ये मेथड किस पर यूज होता है, प्लांट एंड मशीनरी पर यूज होता है। हाउ टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन निकाला कैसे जाता है, तो फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले मैंने ले ली कॉस्ट ऑफ असेट, माइनस स्क्रैप, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप,
डिवाइडेड बाय, अब समझिएगा, हमें दे रखा है मशीन आर रेट मेथड, तो डिवाइड बाय एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स ऑफ मशीन, कि भैया ये मशीन टोटल इतने आवर्स काम कर सकती है। एंड अब जानते हो, जब मैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप करके जो वैल्यू निकालूंगा, अगर इसे टोटल लाइफ के आवर्स से डिवाइड करूंगा तो ये पर आवर की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। और मल्टीप्लाई बाय यस सर। एक्चुअल आवर्स utilized during the period. Actual hours utilized during the period. अब मैंने पर आवर का डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अब इस पर्टिकुलर पीरियड में मैं जितने आवर्स काम में लूंगा उस मशीन के, मेरे पास उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। देखिएगा, जनरली ये उन प्लांट एंड मशीनरी पर यूज होता है जहां पर उनके वर्किंग लाइफ ईयर्स के बजाय आवर्स में बताई जाती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे प्रोजेक्टर्स। आप जानते हो, एक प्रोजेक्टर की लाइफ उसके लेंस के पे ऊपर होती है, और उन प्रोजेक्टर में जो लेंस होता है ना, उस लेंस की एक वर्किंग आवर्स होते हैं, उसका ईयर्स से फर्क नहीं पड़ता। यानी मान लो मैंने एक प्रोजेक्टर खरीदा और उस प्रोजेक्टर में जो लेंस लगा हुआ है, उसने मुझे बोला भैया ये लेंस 20,000 आवर्स काम में आएगा। बात को समझना। बोले उसके बाद ये लेंस बेकार हो जाएगा, आपको नया लेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्टर में मेन चीज ही लेंस है, बाकी तो बॉडी है केवल। ठीक है, तो प्रोजेक्टर की जो मेन कॉस्ट है वो लेंस की कॉस्ट होती है। अब मेरी बात को सुनना, अब 20,000 आवर्स जब यूज करूंगा तभी लेंस चेंज होगा। यस सर। अब मान लो मैंने एक साल में मात्र 500 आवर्स ही यूज किया, तो केवल उतना ही असेट का डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। अगर मान लो मैंने उस असेट को यूज ही नहीं किया, तो क्या आपको लगता है कि वो लेंस के आवर्स खत्म हो गए होंगे? नो सर। नहीं सर। मैंने प्रोजेक्टर लगवाया और कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, इंस्टीट्यूट बंद हो गए, प्रोजेक्टर केवल टंगा पड़ा है ऊपर। अब जब वो प्रोजेक्टर चला ही नहीं तो लेंस खत्म कैसे हुआ भाई? तो आप समझ रहे हो, अगर आप उसको है ना नंबर ऑफ ईयर्स पे बांटोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने ओरिजिनली ये सोचा था, ध्यान से सुनना, मैं हर साल 2000 आवर्स लेंस को काम में लूंगा, तो 10 सालों में मेरा ये प्रोजेक्टर खराब हो जाएगा। 20,000 आवर्स। यस सर। अब क्या हुआ, 2 साल कोरोना की वजह से वो इंस्टीट्यूट ओपन ही नहीं हुआ, तो क्या अब मैं मान लूं कि मेरा प्रोजेक्टर अब 8 साल ही चलेगा? नो सर, 10 साल चलेगा, वो आगे के 2 साल और बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी? इसलिए कुछ ऐसी असेट होती हैं जहां पर हम उनकी डेप्रिसिएशन को लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते। क्योंकि वो मशीनरियां कुछ इस तरह की हैं जो अपनी सर्विस के आधार पर डेप्रिशिएट होती हैं, तो जब जब वो यूज होंगी उतना उतना वो डेप्रिशिएट होंगी। तो इसलिए वहां पर हम जो मेथड यूज करते हैं उसे बोलते हैं मशीन आर रेट मेथड। मैंने सबसे पहले पर आर का डेप्रिसिएशन निकाल लिया कि अगर ये मशीन अपनी पूरी लाइफ के दौरान इतने आवर्स चलेगी और ये मेरा खर्चा है, तो मेरा पर आर का खर्चा कितना होगा। फिर पर आर के खर्चे को मल्टीप्लाई कर दो इस पर्टिकुलर पीरियड में आपने एक्चुअल कितने आवर्स काम किया है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बताइए क्या ये बात समझ में आई इस मेथड की?
यस सर। ये मेथड कहलाता है आपका मशीन आर्क रेट मेथड। बट सर एक तरीके से देखा जाए कि हाँ। मतलब जैसे अभी इंस्टीट्यूशन में लगे हुए हैं, हाँ। लेकिन सर वो उनपे डेप्रिसिएशन तो एक तरीके से अगर अपन सेल करते हैं उनको बाहर तो अपने को वो पहले वाली वैल्यू तो मिलेगी ही नहीं। वो बिल्कुल सही बात है, वो इसीलिए नॉर्मल वियर एंड टियर होता है, आप समझो। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि मुझे अब एक्चुअली में मैं आपको आगे बताऊंगा, अब हमारी इंडिया में अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो चुका है। हालांकि अभी हम पुराना पढ़ रहे हैं, अब हमारा जो नया अकाउंटिंग आया है ना, वो क्या बोलती है कि भैया आप एक बात बताओ, लेंस तो अभी भी पूरा काम आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, पूरा तो काम आप आएगा। लेंस पर डेप्रिसिएशन कैसे लगा सकते हो? आप ऐसा करो, उस एसेट को तोड़ो। एसेट को तोड़ने का मतलब है अब उसके पार्ट करो, उसमें से लेंस पर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते, बाकी पर नॉर्मल वियर एंड टियर लगा दो। अब नई अकाउंटिंग ये आ चुकी है इंडिया में, और सही भी है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे लेंस को डेप्रिशिएट कर देना चाहिए जबकि वो तो यूज ही नहीं हुआ? नहीं सर। प्रैक्टिकली सोचो, मैं अभी तक आप जो पढ़ रहे थे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इसीलिए अब आप जब सीए में फाइनल तक या सीए फाइनल तक जब पहुंचता है बच्चा, तो वहां पर ये नई अकाउंटिंग पढ़ता है, और इस अकाउंटिंग का नाम अब दिया गया है कंपोनेंट अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। कंपोनेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है एक असेट के कंपोनेंट ढूंढो और हर कंपोनेंट को अलग अलग डेप्रिशिएट करो, क्योंकि कई कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो आप यूज करोगे तो ही डेप्रिशिएट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। कंपोनेंट मतलब पार्ट्स ना। पार्ट्स, बिल्कुल। जैसे एक प्रोजेक्टर में मैंने एक पार्ट कर दिया लेंस, दूसरा पार्ट कर दिया उस प्रोजेक्टर की बॉडी, जो प्लास्टिक की बॉडी है। आप उसको डेप्रिशिएट कर दो, लेंस कैसे डेप्रिशिएट कर दोगे आप? अगर कल को बिना यूज लिए मैंने उस असेट को बेचा, तो सामने वाला तो लेंस को पूरे 20,000 घंटे यूज कर सकता है ना? यस सर। कर सकता है, तो भैया उस पर किस बात का डेप्रिसिएशन? लेकिन अभी हमारी अकाउंटिंग में कुछ कमियां चल रही हैं, इसीलिए न्यू अकाउंटिंग अब डेवलप हो रही है। वहां पर इसी तरह की अकाउंटिंग के डेप्रिसिएशन मेथड काम में लिए जाते हैं, और लॉजिकली सही भी है। आप उस चीज को डेप्रिशिएट कर रहे हो जो यूज होने पर डेप्रिशिएट होती है, जब यूज ही नहीं हुआ तो अगले साल वो काम में आएगी ही आएगी। बोलो क्लियर है? तो ये मेथड हो गया आपका। 20,000 आवर काम में आ गई तो फिर उसके बाद तो वो होगी सर। हाँ, तो बस वो आप, तो हमने इसीलिए तो डिवाइड बाय 20,000 आवर्स किया ना उसको। बट सर कुछ असेट्स ऐसी होती है जो टाइमली पुरानी हो जाती हैं, भले ही बिल्कुल हो अपन जाती यूज है, ना भी करें तो भी पुरानी हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। लेकिन मैं वही चीज बोल रहा हूं, लेकिन वो असेट कौन सी है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैं स्पेसिफिक असेट की बात कर रहा हूं जो यूज होने पर ही खत्म होगी। मैं ऐसी प्लांट मशीन, फोटोकॉपी मशीन है, फोटोकॉपी मशीन में भी लेंस होता है, पता है? यस सर। वो मशीन उतनी कॉपी निकालेगी तो निकालेगी, पुरानी हो गई तो भी निकालेगी ना कॉपीज तो उतनी। यस सर। यस सर। तो आप उसके लेंस पर डेप्रिसिएशन मत लगाओ ना, लेंस पर तो तभी लगाओ जब वो यूज हो, बाकी पे लगा दो और इस वजह से वैल्यू कम कर दो। सर जैसे वो फोटोकॉपी वाली मशीन पुरानी होगी तो उसके लेंस पे हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, उसकी बॉडी पे तो लगा सकते हैं ना। बिल्कुल, हाँ, उस पर ही लगाना चाहिए। प्रैक्टिकली बात यही है, हम तो पूरी मशीन पे लगा देते हैं अभी अपन जो करते आ रहे हैं अपनी अकाउंटिंग में। बट प्रैक्टिकल सिचुएशन बोलती है जो असेट ऐसी है उनके कंपोनेंट बनाओ और हर कंपोनेंट को अलग अलग डेप्रिशिएट करो। आप आगे जाकर इसी अकाउंटिंग को पढ़ने वाले हैं, अभी तो आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास क्वेश्चन में कोई भी ऐसी एसेट आ जाए जिस पर मशीन आवर्स के बेसिस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो मैं सिंपली इस फॉर्मूले के आधार पर क्या निकाल लूंगा, अपना डेप्रिसिएशन का खर्चा निकाल लूंगा। क्लियर बिल्कुल यहां तक? यस सर।